नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नया सेशन लेके। तो देखो, अपने कर रहे थे रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने इसके 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए। आज अपने करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र का पार्ट नंबर 6। और जो 6 पार्ट अपने करने जा रहे हैं, इसके अंदर अपने रक्त परिसंचरण तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रक्त के बारे में करेंगे, रक्त ब्लड के बारे में करेंगे कि रक्त क्या होता है, रक्त की उत्पत्ति किससे होती है, रक्त की मात्रा एक स्वस्थ पुरुष में स्वस्थ महिला में कितनी होती है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, और रक्त का संगठन क्या होता है, इन सब के बारे में अपने करने जा रहे हैं। तो अपने एक बढ़िया लेवल से इसको करेंगे, एक बढ़िया तरीके से इसको करेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर तीसरा पार्ट है रक्त। अब देखो, रक्त से तो आप सभी परिचित हो कि हमारे शरीर का एक तरल पदार्थ है, या अपने से कह सकते हैं रक्त हमारे शरीर का एक परिवहन माध्यम है। परिवहन माध्यम का मतलब है कि हमारे शरीर का कोई भी पदार्थ है, कोई भी, जैसे कि अपने दवाएं लेते हैं, इसके अलावा अपने हार्मोन्स वगैरह होते हैं, शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, CO2 है, इन सब का परिवहन किसके माध्यम से होता है? रक्त के माध्यम से होता है। तो अपने ये कहते हैं रक्त जो होता है वो शरीर का एक परिवहन माध्यम है। तो रक्त जब परिवहन माध्यम है, अब बात आती है कि रक्त जो होता है उसका निर्माण किससे होता है, उत्पत्ति किससे होती है? तो भ्रूण की मेसोडर्म से रक्त का निर्माण होता है। भ्रूण की मेसोडर्म जो है वो रक्त को बनाती है। अब बात आती है रक्त जो होता है वो क्या होता है? तो अपने कह सकते हैं रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल का मतलब एक प्रकार का द्रव, संयोजी का मतलब जोड़ने वाला, और उत्तक का मतलब कोशिकाओं का समूह है कि कोशिकाओं का वो समूह जो सभी अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस कारण रक्त को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। तो बात आती है कि रक्त जो है वो किस प्रकार का उत्तक है? तो अपने कहते हैं रक्त है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक। रक्त तरल संयोजी उत्तक है। अब तरल का मतलब हमें पता है, तरल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द्रव, और संयोजी का मतलब होता है जोड़ने वाला, और उत्तक का मतलब क्या हो गया? कोशिकाओं का समूह है कि शरीर का वो तरल पदार्थ जो कोशिकाओं के समूहों को, या अपने से बोल सकते हैं शरीर के जो उत्तक होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, वो कौन है? रक्त है। फिर बात आती है इसकी उत्पत्ति को लेके कि रक्त जो होता है उसकी उत्पत्ति किससे होती है? तो रक्त की उत्पत्ति होती है मेसोडर्म से। मेसोडर्म से रक्त की उत्पत्ति होती है। अपने कहते हैं भ्रूण की जो मेसोडर्म है वो रक्त का निर्माण करती है। अब देखो, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। तो अपने कहते हैं कि रक्त जो है वो अपने शरीर का सबसे मुलायम उत्तक है। तो मानव शरीर का सबसे मुलायम उत्तक किसे माना गया है? रक्त को माना गया है। ये अपने शरीर का सबसे मुलायम उत्तक होता है। फिर बात आती है कि रक्त जो होता है उसकी प्रकृति क्या होती है? प्रकृति में रक्त किस प्रकृति का होता है? इसकी नेचर क्या होती है? तो रक्त जो होता है वो प्रकृति में होता है हल्का क्षारीय। प्रकृति क्या होगी इसकी? हल्का क्षारीय होता है। यानी जो रक्त है उसकी pH का मान कितना होगा? pH का मान होता है 7.4। तो अपने कहते हैं रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। रक्त जो है वो शरीर का सबसे मुलायम उत्तक है। प्रकृति में कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। pH मान कितनी होती है? 7.4 होती है। फिर देखो, अपना जो रक्त होता है वो किस प्रकार का विलयन है? तो अपने बोलते हैं रक्त जो है वो एक बफर विलयन है। कैसा विलयन है? बफर विलयन होता है। और बफर विलयन के अंदर अगर अपने बात करें तो कौन सा बफर विलयन होता है? तो ये कार्बोनिल बफर विलयन होता है। अपना ब्लड जो होता है वो कौन सा बफर होता है? कार्बोनिल बफर विलयन होता है। अब बात आती है कि बफर विलयन क्या होता है? बफर विलयन किसे कहेंगे? बफर विलयन, बफर विलयन का मतलब होता है कि अपना जो रक्त है उसका pH मान 7.4 होता है। अब देखो, अपने खट्टे पदार्थ संतरे हैं, नींबू हैं, मौसमी हैं, इनको अपने खाते हैं। इसके अलावा अपने क्षारीय पदार्थ भी खाते हैं। इन सब पदार्थों को खाने के बाद ये सारे पदार्थ कहाँ जाते हैं? ब्लड में जाते हैं। इसके बावजूद भी ब्लड के pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अपने ये कह सकते हैं
कि बफर विलयन वो विलयन होता है जो अपने पीएच के मान में परिवर्तन का विरोध करे। यानी रक्त जो होता है वो अपने पीएच के मान में परिवर्तन का विरोध करता है, इस कारण अपने रक्त को क्या कहते हैं, बफर विलयन कहते हैं, कि वो विलयन जो अपनी पीएच के मान में परिवर्तन का विरोध करे बफर विलयन कहलाता है। तो अपना रक्त जो है वो एक प्रकार का बफर विलयन है, इसके पीएच के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी अगर मनुष्य की रक्त का पीएच मान 0.2 से कम या ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इस कारण ब्लड का पीएच मान है वो लगभग कितना रहता है, 7.4 या अपने कह सकते हैं 7.35 से लेके 7.45 तक, ये होता है रक्त का पीएच मान। तो ये कैसा विलयन है, बफर विलयन है। फिर बात आती है कि रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो देखो रक्त की मात्रा पुरुष और महिला में अलग अलग होती है। पुरुष के अंदर रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर और महिला के अंदर रक्त की जो मात्रा है वो पुरुषों की तुलना में लगभग 1 लीटर कम होती है। तो अपने कहते हैं कि पुरुषों में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो पुरुषों में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर और महिलाओं में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 4 से 5 लीटर होती है। फिर बात आती है रक्त जो होता है वो अपने शरीर के कुल भार का कितना % भाग बनाता है। तो अपने कह सकते हैं रक्त जो होता है वो शरीर के कुल भार का 7 से 8% भाग बनाता है। कितना बनाएगा, 7 से 8% भाग बनाता है रक्त अपने शरीर के कुल भार का। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि एक स्वस्थ पुरुष में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर, एक स्वस्थ महिला में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 4 से 5 लीटर, और एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर उसके शरीर के कुल भार का रक्त कितने % बनाता है, तो 7 से 8% बनाएगा। कितना बनाएगा, 7 से 8% भाग बनाता है। अब बात आती है कि रक्त जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है, तो रक्त स्वाद में होता है नमकीन। अब देखो रक्त स्वाद में नमकीन क्यों होता है, क्योंकि रक्त के अंदर एक सामान्य लवण होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसी सोडियम क्लोराइड के कारण नमक जो रक्त जो होता है वो स्वाद के अंदर नमकीन होता है। तो ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जा सकता है कि रक्त का स्वाद जो नमकीन होता है वो किस कारण होता है, सोडियम क्लोराइड के कारण। या वो आपसे ये पूछ लेगा कि रक्त का सामान्य लवण कौन सा होता है, तो सामान्य लवण होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। फिर बात आती है कि रक्त का रंग कैसा होता है, तो रक्त का रंग होता है लाल, लाल रंग होता है। अब देखो रक्त का रंग लाल होता है, तो रक्त को लाल रंग कौन प्रदान करता है, तो रक्त को लाल रंग प्रदान करने के 3 व्यू हैं इसके अंदर। देखो एक तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं है तो दे देगा वो आरबीसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगर आरबीसी भी ऑप्शन में नहीं है तो क्या दिया होगा, आयरन, आयरन के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होती है, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो सीधी सी बात है कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो आरबीसी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, या अपने कह सकते हैं आयरन के कारण होता है। फिर बात आती है कि रक्त का जो निर्माण होता है वो किस में होता है, तो देखो रक्त के निर्माण की जो क्रिया होती है वो भ्रूणावस्था के अंदर और वयस्कावस्था में अलग अलग जगह होती है। भ्रूणावस्था के दौरान अस्थियां विकसित नहीं हो पाती, तो रक्त का निर्माण कहाँ होगा, यकृत में, पलिहा में, या अपने कह सकते हैं थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है। तो एक भ्रूण के अंदर जो रक्त का निर्माण होगा वो यकृत में, पलिहा में और थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है, जबकि एक वयस्क पुरुष जो होता है उसके अंदर रक्त का निर्माण कहाँ होगा, तो अपने कहते हैं वयस्क पुरुष में रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो के अंदर रक्त बनता है। फिर बात आती है कि रक्त के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, तो रक्त के बनने की क्रिया कहलाती है हीमोपोएसिस, यानी रक्त का बनना क्या कहलाएगा, हीमोपोएसिस कहलाता है रक्त का बनना। फिर देखो रक्त का नष्ट होना क्या कहलाता है, तो रक्त का नष्ट होना कहलाता है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का मतलब है रक्त का नष्ट होना, यानी रक्त के बनने की क्रिया हीमोपोएसिस, रक्त का नष्ट होना हीमोलाइसिस। भ्रूणावस्था में रक्त कहाँ बनता है, तो यकृत, पलिहा व थाइमस ग्रंथि में। वयस्कावस्था में रक्त कहाँ बनता है, तो अपने कहते हैं अस्थि मज्जा या बोन मेरो के अंदर भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण होता है। तो ये तो था रक्त का सामान्य परिचय। अब अपने लिखना स्टार्ट करते हैं, तो आप हेडिंग लगाइए रक्त, ब्लड और इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप लिखिए रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है।
नेक्स्ट लाइन से लिखिए, रक्त शरीर का सबसे मुलायम उत्तक है। रक्त शरीर का सबसे मुलायम उत्तक है। नेक्स्ट लिखिए उत्पत्ति, और इसमें लिखिए मीसोड्रम से। उत्पत्ति में लिखिए मीसोड्रम से। उत्पत्ति में लिखिए मीसोड्रम से। नेक्स्ट लिखिए प्रकृति, और इसमें लिखिए हल्का क्षारीय। प्रकृति में लिखिए हल्का क्षारीय। आगे लिखिए पीएच 7.4। पीएच 7.4। नेक्स्ट लिखिए रक्त एक वफर विलयन है। रक्त एक वफर विलयन। वफर विलयन लिखा है, उसके ब्रैकेट में करोगे कार्बोनिल वफर विलयन। रक्त एक वफर विलयन, फिर ब्रैकेट में लिखोगे कार्बोनिल वफर विलयन है। रक्त एक वफर विलयन, ब्रैकेट में लिखोगे कार्बोनिल वफर विलयन है। और अब इसी के नीचे हेडिंग लगाइए छोटी सी, वफर विलयन। इसके नीचे हेडिंग लगाइए वफर विलयन, और इसमें लिखिए वह विलयन जो अपने पीएच के मान में, वह विलयन जो अपने पीएच के मान में परिवर्तन का विरोध करे। वह विलयन जो अपने पीएच के मान में परिवर्तन का विरोध करे, वफर विलयन कहलाता है। वह विलयन जो अपने पीएच के मान में परिवर्तन का विरोध करे, वफर विलयन कहलाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए एक स्वस्थ पुरुष में रक्त की मात्रा। एक स्वस्थ पुरुष में रक्त की मात्रा, आगे लिखो 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट लिखो एक स्वस्थ महिला में रक्त की मात्रा। एक स्वस्थ महिला में रक्त की मात्रा 4 से 5 लीटर। एक स्वस्थ महिला में रक्त की मात्रा 4 से 5 लीटर। नेक्स्ट लाइन से लिखिए रक्त शरीर के कुल भार का, रक्त शरीर के कुल भार का 7 से 8% भाग बनाता है। रक्त शरीर के कुल भार का 7 से 8% भाग बनाता है। नेक्स्ट लिखिए रक्त के निर्माण की क्रिया। रक्त के निर्माण की क्रिया, आगे लिखिए हीमोपोइसिस। रक्त के निर्माण की क्रिया हीमोपोइसिस। रक्त के निर्माण की क्रिया हीमोपोइसिस। नेक्स्ट लिखिए रक्त का नष्ट होना, आगे लिखिए हीमोलाइसिस। रक्त का नष्ट होना हीमोलाइसिस, यानी देखो रक्त का जो बनना है वो क्या कहलाता है, हीमोपोइसिस। रक्त का नष्ट होना क्या कहलाएगा, हीमोलाइसिस। नेक्स्ट लिखिए भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण, भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण यकृत, प्लीहा व थाइमस ग्रंथि में होता है। भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण यकृत, प्लीहा व थाइमस ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट लिखिए वयस्कावस्था में रक्त का निर्माण, वयस्कावस्था में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा या कहते हैं इसे बोन मेरो, बोन मेरो में होता है।
वयस्कावस्था में रकत का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है। यानी भ्रूणावस्था के दौरान रकत कहाँ बनेगा? यकृत, प्लीहा या थाइमस ग्रंथि में। और वयस्कावस्था में कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा में बनेगा। फिर नेक्स्ट लिखिए रकत का स्वाद। रकत का स्वाद आगे लिखिए नमकीन। रकत का स्वाद नमकीन, ब्रैकेट में कर दो NaCl के कारण। रकत का स्वाद नमकीन, आगे कर दो NaCl के कारण। NaCl के कारण। और इसके नीचे नोट लिखिए, नोट में लिखिए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ब्रैकेट में करो NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl रकत का एक सामान्य लवण है। रकत का एक सामान्य लवण है। एससी के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि रकत का एक सामान्य लवण कौन सा है, तो कौन सा है? NaCl है। इसी NaCl के कारण रकत का जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है। NaCl सोडियम और क्लोराइड आयनों के रूप में पाया जाता है जो रकत के अप्रासरण दाब को बनाए रखते हैं। फिर नेक्स्ट लिखिए रकत का रंग, आगे लिखो लाल। रकत का रंग आगे लिखो लाल। और इसके नीचे लाल लिखा है, उसके नीचे अंडरलाइन करके लिख दो आरबीसी के कारण। आरबीसी के कारण कोमा हीमोग्लोबिन के कारण व आयरन के कारण। व आयरन के कारण। यानी आपको पेपर में प्रश्न दे दिया कि रकत का लाल रंग किस कारण होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है आरबीसी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, आयरन के कारण, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। मान लो कि उसने उपरोक्त सभी का ऑप्शन नहीं दिया और प्रश्न में आपको दे दिया कि रकत का लाल रंग किस कारण होता है। ऑप्शन में दिया है आरबीसी के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, प्लाज्मा के कारण। तो क्या हो जाएगा? आरबीसी के कारण। अगर उसने आरबीसी ऑप्शन में नहीं दिया तो क्या देगा? वो देगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी नहीं दिया तो क्या देगा? वो आयरन। तो 3 कंडीशन होती है रकत के लाल रंग के लिए, तो कोई भी कंडीशन इसमें आ सकती है। अब करते हैं इसके बाद में रकत का संगठन, कि रक्त जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, कौन कौन से इसके भाग होते हैं। तो देखो रकत का जो संगठन होता है, संगठन का मतलब है कि अपना जो रक्त होता है वो किस किस से मिलके बना होता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसमें मुख्य पार्ट कौन सा होता है। तो देखो रकत के मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं। इसके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। 2 भागों से मिलकर बना होता है रक्त। इसमें एक होती है प्लाज्मा। सबसे पहले क्या आएगी इसके अंदर? सबसे पहले आएगी इसके अंदर प्लाज्मा। और इसके बाद क्या आएगा इसके अंदर? प्लाज्मा के बाद आएगी इसके अंदर रकत कणिका। इसके बाद आएगी रकत कणिका। यानी अपना जो रक्त होता है उसके मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक होती है प्लाज्मा और दूसरी होती है रकत कणिका। अब देखो प्लाज्मा जो होती है ये बनाती है कुल रकत का 45% भाग। अपने कुल रकत का 55% भाग बनाती है। कितना बनाती है? 55% भाग। यानी कुल रकत का जो 55% भाग है वो किससे मिलके बना होता है? वो मिलके बना होता है प्लाज्मा से। और कुल रकत का 45% भाग किससे मिलके बना होता है?
तो कुल रकत का 45% भाग मिलकर बना होता है रकत कणिका से। यानी रकत के दो मुख्य भाग होते हैं, एक होती है प्लाज्मा, दूसरी होती है रकत कणिका। प्लाज्मा बनाती है कुल रकत का 55% भाग, रकत कणिका बनाती है कुल रकत का 45% भाग। अब देखो प्लाज्मा जो होती है ये रकत का अजीवित तरल भाग है। ये क्या है? रकत का अजीवित तरल भाग। यानी अपने रकत का अजीवित तरल भाग किससे मिलके बना होता है? तो रकत का अजीवित तरल भाग मिलके बना होता है प्लाज्मा से। प्लाज्मा क्या होती है? रकत का अजीवित तरल भाग है। और रकत कणिका जो होती है ये होती है रकत का जीवित ठोस भाग होती है। यानी ये जीवित होती है और किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है, ठोस भाग होती है। तो रकत कणिका जो होती है वो प्लाज्मा के अंदर घुली होती है। प्लाज्मा क्या करती है? रकत कणिकाओं का परिवहन करती है। फिर बात आती है प्लाज्मा जो होती है उसमें 92% तो होता है जल। प्लाज्मा में 92% क्या होगा? जल होगा। और 8% होते हैं कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। 8% कौन से होते हैं? कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं इसमें। आठ % क्या होंगे? कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं प्लाज्मा के अंदर। फिर देखो प्लाज्मा का जो रंग होता है वो रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। यानी प्लाज्मा किस रंग की होती है? हल्के पीले रंग की होती है। इसका रंग हल्का पीला होता है। फिर देखो रकत कणिका जो होती है इसके आगे मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। रकत कणिकाएं 3 टाइप की होती है, 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली कौन सी होती है? सबसे पहली होती है RBC, लाल रक्त कणिका। दूसरी कौन सी होती है? WBC यानी श्वेत रक्त कणिका। और तीसरी कौन सी होती है? तो तीसरी होती है इसमें प्लेटलेट्स। तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है इसमें प्लेटलेट्स। तो रकत कणिका जो होती है वो मुख्य रूप से इसके 3 भाग होते हैं, RBC, WBC और कौन सी होती है? प्लेटलेट्स होती है। 3 भागों से मिलकर बनी होती है। RBC को लाल रक्त कणिका कहते हैं, WBC को श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, प्लेटलेट्स को अपने क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं या इसे पट्टिकाणु भी कहते हैं। तो इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने आगे। अब देखो इसके बाद में कि प्लाज्मा के बारे में अपने करेंगे कि प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। तो प्लाज्मा का रंग हल्का पीला क्यों होता है? किसके कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है? तो रकत का जो अपना संगठन है इसके अंदर अपने किसके बारे में कर रहे हैं आज? अपने करेंगे आज प्लाज्मा के बारे में। रकत के संगठन में अपने प्लाज्मा के बारे में करेंगे। तो अपने इतना तो कर लिया था कि कुल रकत का बनाती है 55% भाग, रकत का अजीवित तरल भाग है, रंग हल्का पीला होता है। तो हल्का पीला रंग किस कारण होता है? तो प्लाज्मा का हल्का पीला रंग होता है यूरोबिलिनोजन वर्णक के कारण होता है। अब देखो यूरोबिलिनोजन वर्णक जो होता है उसका निर्माण कहाँ होगा? तो देखो जो अपना रक्त नष्ट होता है, नष्ट होने के बाद कहाँ जाता है? यकृत के अंदर जाता है, लीवर के अंदर जाता है। लीवर क्या करता है? इस रक्त में से हीमोग्लोबिन को अलग करेगा। हीमोग्लोबिन जब ब्लड से अलग हो जाएगा उसके बाद यकृत क्या करता है? हीमोग्लोबिन को तोड़ता है। और हीमोग्लोबिन को किस में तोड़ेगा? ये तोड़ेगा हीम और ग्लोबिन में। किस में तोड़ता है? हीम और ग्लोबिन में तोड़ता है।
अब देखो हीम और ग्लोबिन में जब टूट जाएगा तो ग्लोबिन क्या होती है इसके अंदर, ग्लोबिन होती है इसके अंदर प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोबिन होती है। फिर देखो हीम जो होता है वो आगे टूटेगा आयरन में और टूटेगा पोरफायरिन में। आयरन क्या होती है, हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु होती है और पोरफायरिन इसमें वल्य होती है। पोरफायरिन जो होती है ये मिलके बनी होती है किससे, बिलरुबिन और विलवर्डिन से मिलके बनी होती है, यानी इसके अंदर बिलरुबिन और विलवर्डिन पाए जाते हैं। ये बिलरुबिन और विलवर्डिन जो होते हैं ये लवण होते हैं, यानी पित्तवर्णक होते हैं। ये जो किसका निर्माण करते हैं, पितरस का निर्माण करते हैं। पितरस यकृत से फिर कहाँ जाता है, यकृत से जाता है पित्ताशय में, पित्ताशय से फिर कहाँ जाएगा, पित्तवाहिनी के द्वारा छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में ये वसा का पायसीकरण करता है। छोटी आंत में फिर इस पितरस के ऊपर क्या होता है, जीवाणुओं का अपघटन होता है। जीवाणुओं का अपघटन होने के बाद ये जो पितरस होता है वो टूट जाता है यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन में, जहाँ पे यूरोबिलिनोजन जो होता है वो यूरोक्रोम का निर्माण करेगा, जिसके कारण मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला होता है। और स्टर्कोबिलिनोजन जो होता है वो मल को पीला रंग प्रदान करने का काम करता है। तो देखो कि सबसे पहले रक्त जब नष्ट होगा तो इसमें से कौन अलग हो जाएगा, इसमें से अलग हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का निर्माण भी कहाँ होता है, यकृत में होता है। हीमोग्लोबिन नष्ट भी कहाँ होता है, यकृत में होता है। तो ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, अपने लिवर में हो रही है, यकृत में हो रही है। फिर देखो ये हीमोग्लोबिन टूट जाता है किसमें, एक टूटेगा ये हीम और दूसरा टूटेगा ये ग्लोबिन। अब ग्लोबिन क्या होती है, ये होती है प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। फिर देखो हीम जो होता है ये टूटेगा आगे दो भागों में, इसमें एक तो होती है धातु और दूसरी क्या होती है इसके अंदर वल्य होती है पोरफायरिन, दूसरी होगी इसके अंदर पोरफायरिन। अब धातु की अगर बात आए तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, हीमोग्लोबिन में धातु होती है आयरन। और आयरन जो होती है किस रूप में पाई जाती है, Fe2+ के रूप में पाई जाती है। तो ये प्रश्न भी पेपर में पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन में आयरन किस रूप में पाई जाती है, Fe2+ के रूप में पाई जाती है, यानी अपने कहते हैं फेरस के रूप में पाई जाती है। फिर देखो जो पोरफायरिन जो होती है इसके अंदर आगे दो वर्णक होते हैं, एक होता है इसमें बिलरुबिन और दूसरा होता है इसके अंदर बिलवर्डिन। अब बिलरुबिन जो होता है इसका रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है। और बिलवर्डिन जो होता है इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है हरा रंग होता है इसका। फिर देखो ये दोनों बिलरुबिन और बिलवर्डिन दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, तो बिलरुबिन और बिलवर्डिन दोनों मिलकर निर्माण करते हैं पितरस का। क्या बनाते हैं, पितरस। तो पितरस में पाए जाने वाले सामान्य लवण कौन से होते हैं, बिलरुबिन और बिलवर्डिन होते हैं। अब ये पितरस कहाँ पर आएगा, ये आएगा छोटी आंत में। तो ये आगे आता है छोटी आंत में आता है। अब देखो छोटी आंत में क्या होता है, जीवाणविक अपघटन की क्रिया होती है, यानी बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसका अपघटन करते हैं। क्या होगा, जीवाणविक अपघटन। और जीवाणविक अपघटन के बाद फिर ये जो दोनों वर्णक होते हैं यानी बिलरुबिन और बिलवर्डिन दोनों चेंज हो जाएंगे किसमें, ये बनाते हैं आगे यूरोबिलिनोजन। एक तो किसका निर्माण करेंगे, यूरोबिलिनोजन। और दूसरा निर्माण किसका करेंगे, दूसरा निर्माण करेंगे ये स्टर्कोबिलिनोजन का। दूसरा बनाएंगे स्टर्कोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन जो होता है ये क्या करता है, मूत्र का पीला रंग होता है इसके कारण, मूत्र का पीला रंग। तो मूत्र का जो पीला रंग किस कारण होता है, वो यूरोबिलिनोजन या अपने कह सकते हैं यूरोक्रोम के कारण होता है। स्टर्कोबिलिनोजन ये क्या करता है, इसके कारण होता है मल का पीला रंग। तो मल का पीला रंग किस कारण होता है, स्टर्कोबिलिनोजन के कारण होता है।
तो देखो एक इतने चार्ट से अपने बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न कि रक्त जो होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन अलग कहाँ होता है? यकृत के अंदर होता है। यकृत क्या करेगा? हीमोग्लोबिन को तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा? हीम और ग्लोबिन में। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि हीमोग्लोबिन का अपघटन कहाँ होगा? यकृत में होगा। फिर देखो हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन होती है? तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। फिर क्वेश्चन बनता है हीमोग्लोबिन में धातु कौन सी पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में धातु पाई जाती है आयरन। आयरन जो होती है किस रूप में होती है? Fe2+ यानी फेरस के रूप में होती है। फिर देखो जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर वर्णक कौन कौन से होते हैं? तो बिलरुबिन होता है और कौन सा होता है? बिलवर्डन होता है। बिलरुबिन के कारण शरीर का रंग कैसा हो जाता है? पीला होता है, क्योंकि पीले रंग का होता है। जब लीवर के अंदर बिलरुबिन की मात्रा बढ़ती है इसके कारण फिर क्या होगा कि ये बिलरुबिन यकृत शिरा के द्वारा ब्लड के अंदर आ जाएगा। इससे अपनी आंखें हैं, नाखून है और बॉडी का रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा और हमें पीलिया रोग हो जाएगा। पीलिया रोग जो होता है उस रोग में क्या होता है? यकृत में बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। फिर देखो बिलरुबिन और बिलवर्डिन ये दोनों पितरस के सामान्य लवण है। पितरस के अंदर दोनों पाए जाते हैं। और पितरस आगे कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में क्या होता है? इस पर जीवाणुओं के द्वारा इसका अपघटन होता है। उसके बाद बनता है यूरोबिलिनोजन और स्टेरकोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है और स्टेरकोबिलिनोजन मल को पीला रंग प्रदान करता है। तो इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आज के सेशन को अपने देते हैं यही विराम और मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ। तो देखो सबसे पहली बात कि अपने YouTube चैनल के ऊपर हम 10वीं और 12वीं की जो मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है उसकी क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट है घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक बढ़िया मौका है कि वो आप मैथ और जो अपनी इंग्लिश है आप घर बैठे हमारे चैनल से कर सकते हो। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।